बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो होगा चार्ज एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, हम इसमें चार्ज पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किस तरह से काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो उसका क्या मतलब है। हम पढ़ेंगे कि चार्जेस की आपस में इंटरेक्शंस किस उसूल के बेसिक्स पर होती है, किस उसूल के बेस पर होती है। वो लॉ होगा कॉलम्स लॉ। हम कॉलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, कॉलम्स लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे जो आपके एमडीकैट में इन्हीं उसूलों की बेस पर, एप्लीकेशन की बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक हो गया। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी, जो मूव नहीं कर रहा, जो अपनी जगह पर साकित है, विच इज नॉट मूविंग। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं चार्जेस एट रेस्ट को। रेस्ट पर मौजूद चार्जेस का इंटरेक्शन, उनका आपस में किस किस्म का इंटरेक्शन होता है, उनके दरमियान फोर्सेस किस किस्म की होती हैं, उनको हम कैसे मेजर करते हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चार्ज होता क्या है, जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं वो होता क्या है। ठीक हो गया। तो चार्ज की जो डेफिनेशन है बेसिकली दैट इज कि अ चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, इसका क्या मतलब है कि उसमें एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन के किस नेचर का चार्ज है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो पहली बात जो हम इस लाइन से जो है कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी बेसिस हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल फोर्सेज हैं कुछ, लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हम कहते हैं कि दो मास वाली ऑब्जेक्ट्स जब स्पेस में रखेंगे तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब दो मास वाली ऑब्जेक्ट्स जब स्पेस में एक दूसरे के क्लोज होंगी वो आपस में एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करेंगी? नोबडी नोज। इसके ऊपर हम ये नहीं कर सकते कि दो चार्जेस हैं आपस में एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्यों रिपेल करते हैं, नहीं। इस किस्म की प्रॉपर्टीज या फोर्सेज को हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेज या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फोर्स है, दो मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पोल्स है, कौन से पोल्स उनके आपस में अपोज्ड हैं। हमें नहीं पता वो क्यों अट्रैक्ट या क्यों रिपेल करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं उसके असूल पढ़ते हैं, उसकी बेसिस पर हम कुछ ना कुछ फार्मूलाज डिवाइस करते हैं एंड दैट्स इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम यही पढ़ेंगे। हमें पता है कि मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, वो क्यों है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे है, एक्ट कैसे करती है, फोर्सेज किस किस्म की, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। इसी एक अंडरलाइन चीज में एक और है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, यानी कि मास लेस ऑब्जेक्ट में चार्ज कभी नहीं आएगा। लाइक अ फोटोन। फोटोन क्या है? मास लेस पार्टिकल है। चूंकि वो मैटर नहीं है इसीलिए फोटोन के ऊपर चार्ज कभी नहीं आ सकता। आपने कभी चार्ज वाला फोटोन नहीं देखा, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी जो भी हो उसके ऊपर चार्ज नहीं आ सकता। सो मास का होना जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव चार्ज। ठीक हो गया। उसके बाद चार्ज की वजह से ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट को, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स होने के लिए जिन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हम इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्कस कर रहे हैं उन दोनों का चार्ज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर ले। ठीक है ना। सो ये एक बात है। सेकंड पॉइंट पर आ जाए। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स इज कंजर्व। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ते हैं, उसका मतलब ये है कि अगर 1000 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है वो 1000 किलोग्राम की रहेगी, वो 990 की नहीं होगी, 999 की नहीं होगी, 1001 की नहीं होगी। ठीक है ना। यानी कि मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको कम कर सकते हैं। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा है कि चार्ज कभी कभार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर, और इसी का एक मिलता जुलता प्रोसेस लेकिन इसके ऑपोजिट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं
पेयर प्रोडक्शन। अब ये जो पेयर प्रोडक्शन है इसमें चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो एनिहिलेशन ऑफ मैटर है इसमें चार्जेस डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन वो किस तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं? ऐसे डिस्ट्रॉय होते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और दोनों एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी जगह हमें फोटोन मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है। तो उनका जो मैटर था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उनका जो चार्ज है, व्हाट अबाउट देयर चार्जेस, वो इक्वली रिड्यूस हो, यानी कि यूनिवर्स से एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, एट द सेम टाइम एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो नेट जो बैलेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का वो सेम रहा। ठीक है, तो जब हम ये बात करते हैं कि चार्ज कंजर्व रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा किसी भी प्रोसेस के नतीजे में, एक नेगेटिव चार्ज साथ ही प्रोड्यूस होगा। जब कोई पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय होगा, एक नेगेटिव चार्ज साथ ही डिस्ट्रॉय होगा। पेयर प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि एक फोटोन होते हैं, दो लाइट एनर्जी आती है हमारे पास, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अगेन यहाँ पर हमने सेम तादाद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने हैं या डिस्ट्रॉय करने हैं। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसे नहीं बिहेव करता, उसमें हम पक्की बात करते हैं कि मास आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, अगले पे आ जाए। नेक्स्ट वन है कि चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इज क्वांटाइज्ड। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। आपके हाथ में पकड़ा हुआ पेन, जिस स्क्रीन को आप देख रहे हैं वो स्क्रीन, आपकी टेनिस बॉल, क्रिकेट बैट वगैरह वगैरह, ये जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं इन पर जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है, या तो उतना ही चार्ज किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है या उसका कोई ना कोई मल्टीपल। ठीक है, अब वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कहते हैं ई, ये चार्ज। इसको फिजिक्स की जबान में हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, राइट। और ये होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। या तो किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, या इसका n टाइम्स होगा। अब वो n क्या है? n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होगा, या इसका डबल होगा 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम, या इसका ट्रिपल होगा 4.8 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बॉडी के ऊपर 1.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज रख दिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइज्ड चार्ज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। अब सवाल यह कि हमने मैक्रोस्कोपिक ही क्यों लिखा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर क्वांटाइज्ड चार्ज क्यों नहीं हो सकता? तो जैसे जैसे साइंस ने जो है तरक्की की, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दीज आर नॉट द ओनली पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। हमने क्वार्क्स डिस्कवर किए। जो क्वार्क्स होते हैं उनके ऊपर होता है, एक क्वार्क होता है अप क्वार्क, उसके ऊपर +2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब ये ना एक इलेक्ट्रॉन है ना दो इलेक्ट्रॉन है, +2/3 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज होता है। एक और क्वार्क होता है उसके ऊपर 1/3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन से छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, इनके ऊपर चार्ज क्वांटाइजेशन का असूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। या हम एक और जबान में इसको कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो चार्ज है जो फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो ये एलिमेंट्री चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इससे छोटा क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। क्वार्क या तो प्रोटॉन का हिस्सा होगा या न्यूट्रॉन का हिस्सा होगा। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि अ चार्ज डज नॉट शो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होता है? आइंस्टाइन साहब ने ये डिस्कवर किया कि आप कहते हैं टाइम, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कांस्टेंट हैं, यानी कि एब्सोल्यूट हैं, बिफोर आइंस्टाइन जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी। लेकिन आइंस्टाइन ने आगे कहा कि ये सारी चीज़ें, इवन टाइम, इवन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इवन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसने कहा ये सारी चीज़ें रिलेटिव हैं, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस हिसाब से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो मास जो होता है, यहाँ पर अब एक और मास और चार्ज में डिफरेंस आ गया। पहले हमने यहाँ पर देखा कि मास और चार्ज में डिफरेंस था, कि मास का लॉ ऑफ कंजर्वेशन डिफरेंटली बिहेव करता है, चार्ज का डिफरेंटली। अब यहाँ पर एक और है, मास का अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फॉर्मूला ये होता है 1/v² - c²।
ये एक कांस्टेंट दिया आइंस्टाइन ने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मास उतना ही जितना आप मेजर कर सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है विद अ स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके मास में इजाफा हो जाएगा। कितना इजाफा हो जाएगा? बाय दिस फैक्टर। ठीक है, इस फैक्टर के बेस पर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर 10 मीटर है, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो उसकी लेंथ में कमी हो जाएगी, उसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो वो भी इसी फैक्टर की बेस पर हम डिसाइड करते हैं। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन चार्ज ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शो नहीं करता, यानी कि अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, आप उसको स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज वाली स्पीड से मूव करवाना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 2 कूलम का चार्ज बढ़कर 3 कूलम हो गया या कम होकर 1 कूलम हो गया, डिपेंडिंग अपॉन हु इज ऑब्जर्विंग। ऐसा नहीं होगा। चार्ज पे ये आइंस्टाइन का जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। ये मास के ऊपर होता है, लेंथ के ऊपर होता है। वो हम फिर आगे डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो चार्ज उससे थोड़ा सा डिफरेंट है मास से इन दिस केस। आगे है चार्ज इज मास डिपेंडेंट बट मास इज नॉट चार्ज डिपेंडेंट। ये बात हम यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज होने के लिए मैटर का होना जरूरी है। अगर एक मास लेस चीज़ है जैसा कि फोटोन है तो उसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो मास है वो चार्ज डिपेंडेंट नहीं है। लाजमी नहीं है कि हर मास वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हो। हर मास वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट आर अराउंड अस वो हमेशा चार्जलेस ही होती हैं, न्यूट्रल ही होती हैं, बहुत कम के ऊपर चार्ज होता है। तो चार्ज इज मास डिपेंडेंट बट मास इज नॉट चार्ज डिपेंडेंट। आगे आ जाते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि चार्ज का मतलब यह है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से कोई 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करें या रिपेल करें। लेकिन रिपल्शन जो है, दिस इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ए लेता हूं और साथ एक ऑब्जेक्ट बी लेता हूं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज होगा। लेकिन अगर मैं यही ऑब्जेक्ट्स लेता हूं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो नाउ आई एम डैम श्योर कि ये दोनों चीज़ें चार्ज ही होंगी। अब ये कैसे होंगी वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे फर्दर, कि 2 चीज़ें अगर अट्रैक्ट करें तो स्टिल वन ऑफ देम कैन बी अनचार्ज्ड, वन ऑफ देम कैन बी न्यूट्रल। ये चीज़ हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अगर 2 चीज़ें आपस में रिपेल कर रही हैं तो ये फिर पक्की बात है कि वो दोनों ही चार्ज होंगी, उन दोनों के ऊपर ही चार्ज होगा। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Which one of the following charges cannot be imparted to a macroscopic body? आपको ऑप्शन में कुछ चार्जेस दिए हुए हैं, आपने बताना है कि एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर इनमें से कौन सा चार्ज हम नहीं दे सकते। ठीक हो गया। आप इस वीडियो को पॉज करें, इसको खुद ट्राई करें सॉल्व करने की। हमने ऊपर जो रूल डिस्कस किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, उसी की बेस पर इसको सॉल्व किया जा सकता है और फिर आप उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें। तो सबसे पहले एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू अभी हमने ऊपर पढ़ी, कितनी होती है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यह है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब इनमें से हमने देखना है कौन सा इसका मल्टीपल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी ईदर दिस और मल्टीपल ऑफ दिस। तो इनमें से जो वैल्यू इसका मल्टीपल नहीं होगी वो वाला चार्ज हम एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। या तो इलेक्ट्रॉन से छोटा हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन की कोई फ्रैक्शन होगी, 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻18 ये इस चार्ज का 10 टाइम्स है। अगर हम 1.6 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी 1.6 10⁻⁻18। ठीक है। तो मतलब है ये वाला जो चार्ज है पहला ये क्या है? 10 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इसका मतलब है ये चार्ज हम दे सकते हैं। ये तो सेपरेट हो गया। अगला है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17। ये उससे भी 10 गुना ज़्यादा है, यानी कि अगर आप एलिमेंट्री चार्ज को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1.6 10⁻⁻17 आ जाएगा। तो ये वाला चार्ज भी इंटीग्रल मल्टीपल ही है, 100 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है। इसको भी हम दे सकते हैं एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को। अगला है 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19। ठीक हो गया। अब ये क्या है? ये इस तरह से है कि अगर आप इसी चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो क्या होगा? 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 आ जाएगा। राइट। तो ये वाला चार्ज क्या है? ये है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
ये भी इंटीग्रल मल्टीपल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दे सकते हैं। अगला ये क्या है, ये है 3 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो चार्जेस आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ऑल ऑफ दीज कैन बी गिवन टू अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अगर इनमें कोई ऐसा ऑप्शन होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड कर दूं 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻20। अब ये क्या है, ये है इस 1.6 10⁻⁻19 यानी एलिमेंट्री चार्ज का 10वां हिस्सा। इसको 10 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन का 1/10 है जो कि पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर ये आपके पास आपको कहा जाए कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, तो नहीं, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से छोटा है, उसकी फ्रैक्शन कर दी हमने। आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना ले सकते किसी ऑब्जेक्ट से, ना ही उसको दे सकते हैं, पूरा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वो असूल अप्लाई किया। ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि चार्ज बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है, कहाँ से आता है। आपके पेन के ऊपर चार्ज नहीं है, क्यों नहीं है, उसके ऊपर कैसे आएगा, या आपके सामने जो स्क्रीन है, आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है, अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो वो क्यों नहीं है और उसके ऊपर किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि चार्जेस एग्जिस्ट इन यूनिवर्स ऑलरेडी। कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम नए चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया पेयर प्रोडक्शन। लेकिन मोस्ट ऑफ द चार्जेस इन द बॉडी, हमारी इर्द गिर्द जितने भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस के ट्रांसफर से ही चार्ज हुई हैं। अब कैसे होती हैं, आइसोलेटेड चार्ज तो कैन नॉट बी प्रोड्यूस, तो हमने बात कर ली ऊपर कि आप अकेला पॉजिटिव चार्ज नहीं प्रोड्यूस कर सकते, अकेला नेगेटिव चार्ज नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस को या तो रिमूव कर दें किसी बॉडी में से या ऐड कर दें। अब कौन सी ऐसी चीज़ रिमूव या ऐड करें तो किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज रिमूव या ऐड हो जाएगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है ये किसी भी ऑब्जेक्ट से आसानी से रिमूव किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है। अगर हम रिमूव कर देंगे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर उस ऑब्जेक्ट में हम एडिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन की, वन इलेक्ट्रॉन इज इफ एडेड, तो क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन हमने नहीं करना है, फिजिकली ये सारा कुछ हो रहा है। हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा कैसे। इलेक्ट्रॉन 3 तरीक़ों से हम ले या दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। पहला है कंडक्शन, कॉन्टैक्ट के थ्रू। आपने एक ऑब्जेक्ट ली, ऑब्जेक्ट ए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हैं, लेकिन वो दोनों बैलेंस्ड हैं, तो ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज आ जाए, तो आपने इसका इलेक्ट्रॉन या तो लेना है या तो इसको इलेक्ट्रॉन देना है। तो आप क्या करेंगे, आपने सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका डिज़ायर्ड है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। ये हमने ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर ले आए, इसमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्जेस, तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, इसको आके हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रख देंगे, जोड़ देंगे। ठीक हो गया, ये हमने दोनों को कांटेक्ट में रख दिया। तो अब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्सेस में है, वो फ्लो कर जाएगा इस ऑब्जेक्ट की तरफ, और इस ऑब्जेक्ट के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो उन पॉजिटिव चार्जेस के मुकाबले में कम पड़ जाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। उसके बाद आप इन दोनों को फिर सेपरेट कर लें। नाउ यू विल हैव 2 पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले 0 कूलम था, आफ्टर कनेक्टिंग देम और कंडक्शन से जब आपने चार्ज किया इन दोनों को, तो अब इन दोनों के ऊपर हाफ चार्ज हो जाएगा, इसका जो आधा चार्ज है वो कम हो जाएगा। नाउ दिस ऑब्जेक्ट बी विल बी लेस पॉजिटिवली चार्ज, दोनों ढाई आपस में हाफ कर लेंगे। ठीक है, ये तो पहला तरीका है कंडक्शन का, विच इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्ट ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी विद अ चार्ज्ड बॉडी। तो वो जो चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाफ हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब दूसरा तरीका होता है इंडक्शन। इसमें हम कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते, वी डोंट डायरेक्टली फिजिकली अटैच टू ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह हमने यहाँ पर किया।
इसमें हम क्या करते हैं, इसके भी 3 तरीके हैं, ठीक है। एक बात याद रख लें कि ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है ये हमेशा कंडक्टर्स में होता है, जिसमें चार्जेस फ्रीली फ्लो कर सकते हो। मोस्ट ऑफन हम मेटल्स को डिस्कस करते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में हम इंडक्शन के थ्रू भी चार्ज पैदा कर सकते हैं। अब ये किस तरह से करेंगे, अगेन हम 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हैं, बराबर हैं, न्यूट्रल है। दूसरी ऑब्जेक्ट हम ले आए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और नेगेटिव चार्जेस बहुत कम हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आए या पॉजिटिव। सपोज नेगेटिव चार्ज डिजायर्ड चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली ऑब्जेक्ट को इसके करीब लेके आएंगे, टच नहीं करना, सिर्फ करीब ही लेके आएंगे हम। तो क्या होगा कि अगर दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर है तो उसमें ऐसा होगा, ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये नेगेटिव चार्जेस फिलहाल हटा रहा हूँ ताकि आपको बस आइडिया हो जाए कि ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस आपस में इक्विलिब्रिएटेड फॉर्म में थे। अब जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब आएगा तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सारे नेगेटिव चार्जेस इस क्लोज एंड के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या हो गया कि इस ऑब्जेक्ट का ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमने इंड्यूस किया है चार्ज, हमने कंडक्ट नहीं किया, हमने इसका चार्ज उठा के उसमें नहीं डाला, हमने उस चार्ज ऑब्जेक्ट को बस उसके हम करीब लेके आए, इसके अपने चार्जेस इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए कि उसका एक एंड नेगेटिव हो गया, एक एंड पॉजिटिव हो गया। अब सवाल ये है कि जब हमने चार्ज ना ऐड किया ना रिमूव किया तो ये चार्ज प्रोड्यूस क्या हमेशा के लिए हो गया? ऐसा नहीं है, ये ट्रांजिएंट चार्ज होता है। ट्रांजिएंट का मतलब है ये जो चार्ज है ये कुछ ही देर तक रहेगा। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे ये चार्जेस दोबारा से आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्विलिब्रिएट हो जाएंगे। दिस ऑब्जेक्ट विल अगेन बी लेफ्ट अनचार्ज, न्यूट्रल हो जाएगी। तो जब तक ये इसके करीब है तब तक उसके ऊपर चार्ज है, अगर करीब नहीं है तो चार्ज नहीं है। अब हमने इस चीज़ को भी सॉल्व करने का एक तरीका निकाला। अब हम वो कैसे करते हैं? अब हम इस तरह से करते हैं कि हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। इसको हमने कॉन्टैक्ट में आपस में रख दिया, बिल्कुल अब जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि इनमें से एक पर पॉजिटिव आ जाए, एक पर नेगेटिव आ जाए। तो हम एक और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ऑब्जेक्ट सी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको क्लोज लेके आएंगे, इसके नेगेटिव चार्जेस इसके नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर देंगे, तो इसके सारे के सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भागेंगे और इस साइड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जुड़ी हुई हैं, दोनों कंडक्टर हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से रिपेल होंगे बी ऑब्जेक्ट से ए ऑब्जेक्ट में आके इधर इकट्ठे हो जाएंगे। ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला एंड सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, लाइक दिस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इनके साथ करेंगे धोखा, हम ये कॉन्टैक्ट हटा देंगे, लाइक दिस। अब क्या होगा? अब इसका जो नेगेटिव चार्ज उधर रह गया वो उधर ही रह गया, इसका जो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया वो इधर ही रह गया। अब चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को हटा भी दें, ये ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टे नेगेटिवली चार्ज एंड दिस ऑब्जेक्ट विल स्टे पॉजिटिवली चार्ज। अब अगेन इसमें भी हमने चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से जोड़ा नहीं है, तो ये स्टिल इंडक्शन है, विदाउट कॉन्टैक्ट है। लेकिन जो 2 ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे थे हमने उनको जोड़ दिया बिफोर इंड्यूसिंग, इंड्यूस करके उनका कॉन्टैक्ट हटा दिया। चार्जेस की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन थी अब वो दोबारा नहीं आ सकते, जैसा कि यहाँ पर था। यहाँ पर हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट हटाई चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, दोबारा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो गया। वहाँ पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमने इंडक्शन के थ्रू किया। तीसरा तरीका ये है कि सपोज इसमें हमेशा लिमिटेशन ये है कि 2 ऑब्जेक्ट ही चाहिए। हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, उसी को चार्ज करना है, दूसरी ऑब्जेक्ट कहाँ से लेके आएंगे? तो उसके लिए तरीका नंबर 3 है, इसमें होती है ग्राउंडिंग। इसमें हम क्या करते हैं? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट ए, इसके ऊपर हम चाहते हैं नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो हम एक और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बी को लेके आएंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको इसके करीब लेके आएंगे। तो अगेन वही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला काम, इसे अपने नेगेटिव चार्जेस इधर अट्रैक्ट कर लेगी ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ऑपोजिट साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, राइट। ऐसे हो जाएगा, ये वाला एंड इसका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हम यहाँ से कर देंगे इसकी ग्राउंडिंग, एक तार लेंगे उसको उससे जोड़ेंगे और ज़मीन के साथ लगा देंगे। जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को इसके करीब लाएंगे, इसके चार्जेस रिपेल होके टूवर्ड्स अर्थ चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम ये ग्राउंड हटा देंगे, उसको अभी हटाना नहीं है ऑब्जेक्ट क्लोज रहे, फिर ग्राउंड डिस्कनेक्ट करके ऑब्जेक्ट को दूर हटा लेना है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल बी लेफ्ट नेगेटिवली चार्ज्ड, अब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो रहेगा, ठीक है ना। अब ये ट्रांजिएंट चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अनदर प्रोसेस जिसके थ्रू हम कंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, कांटेक्ट करना पड़ेगा, इंडक्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके 3 तरीके हैं। आगे आ जाएं। अब हमने चार्ज पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चार्ज मैटर के ऊपर होता है, चार्ज ट्रांजिएंट भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, चार्ज आता कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कंडक्शन के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। अब हम ऐड करते हैं कि 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हमें पता लग गया चार्ज दे भी दिया, इंड्यूस भी करवा लिया। अब वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, उसके लिए लॉ है कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। जिस तरह से न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है वो हमें बताता है 2 मासेस किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, हमें कूलम्स लॉ बताता है कि 2 चार्जेस आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। कूलम्स लॉ के मुताबिक द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between 2 charged objects is directly proportional to the product of 2 charges. Suppose 2 charges हैं, एक है Q1 एक है Q2, उनको हमने करीब करीब रखा हुआ, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है R, और इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या जो भी है, अभी फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान रिपल्शन है। तो वो जितनी भी फोर्स होगी वो फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। इसका Q1 सपोज 5 कॉलम है, उसका Q2 भी 5 कॉलम है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25। ये 25 वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स होगी। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 चार्जेस। 2 चार्जेस जितने दूर होंगे उतना ही उनके दरमियान कूलम्स फोर्स कम होगी, चाहे वो रिपल्शन की हो चाहे अट्रैक्शन की हो। अब ये रिलेशन है, इसको फर्दर हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, दैट कांस्टेंट इज कूलम्स कांस्टेंट, के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस के की वैल्यू जो होती है दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में इंशाल्लाह देखते हैं। फॉर नाउ ये जो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू हम लेते हैं दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर स्पेस। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स जो 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में स्पेस है, कोई मीडियम नहीं, ना हवा है ना कोई मीका जेल है ना ही कोई डाइलेक्ट्रिक है, सिंपली स्पेस में है, वैक्यूम में है, तो 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स में हम ये जो के की वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी इज गिवन बाय 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू स्पेस के लिए कांस्टेंट है। अगर हम स्पेस के अलावा कोई और मीडियम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके दरमियान में हमने फोर्स देखनी है। रिपल्शन है, हमने अज्यूम किया हुआ सिमिलर चार्जेस हैं, तो जो फोर्स चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 2 अप्लाई करेगा दैट विल बी गिवन बाय F12, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो उसको F12 कहेंगे। जो फोर्स चार्ज 2 के ऊपर एक्ट करेगा चार्ज 1 दैट विल बी F21, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, ठीक है ना। पहले उसका नाम लेना जिसके ऊपर है, F21, ये F12 नहीं कह देना इसको कि 1 जो 2 पे करे, वो उर्दू में हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको इस तरह से बोलेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये हमने चीज़ लिखी है R12 और R21। अब ये क्या है, ये हम इधर आके देखते हैं। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 विल बी गिवन बाय K Q1 Q2 और R स्क्वायर। उसके आगे हमें एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आप फोर्स एंड मोशन में पढ़ेंगे। हल्का हल्का सा अगर हम देखें तो यूनिट वेक्टर हमें बताता है
कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इसका अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। हम इसको इक्वेशन में इस तरह लिखते हैं ताकि इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसकी डायरेक्शन होती है। तो जो यूनिट वेक्टर इस फोर्स का है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है r12 हैट से। जो यूनिट वेक्टर इस फोर्स का है उसको हमने रिप्रेजेंट किया r21 हैट से। तो जब हम f12 का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे उसमें हम यूनिट वेक्टर r12 हैट आगे आखिर में लगा देंगे, वो वेक्टर बन जाएगा। और अगर हम f21 की फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखेंगे उसमें हम आखिर में r21 हैट लिख देंगे, ये वाला यूनिट वेक्टर, ये भी वेक्टर फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलवेज इक्वल, यानी दो ऑब्जेक्ट्स, चार्ज ऑब्जेक्ट्स अगर इकट्ठे रखी हुई हैं तो जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है वही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है। इन फोर्सेस की डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। अगर अट्रैक्शन है तो इन फोर्स की दोनों केसेस में एंगल, वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 होगा, लेकिन टुवर्ड्स ईच अदर या अवे फ्रॉम ईच अदर होगा, वो डिपेंड करता है कि ऑपोजिट चार्जेस हैं या सिमिलर चार्जेस। अगर सिमिलर चार्जेस हैं जैसा कि यहाँ पर है तो दोनों फोर्सेस विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दीज फोर्सेस आर ऑलवेज इन लाइन विद द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया ये बात कि दीज फोर्सेस, कूलम्स फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, कहाँ रिपेल कर रहा है, इधर रिपेल नहीं कर रहा, उधर रिपेल नहीं कर रहा, उसी लाइन के अलोंग रिपेल कर रहा है जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जोड़ रही है। तो दीज फोर्सेस और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक तो वो आपस में कोइंसाइड करती है, दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक्ट करती हैं, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, बोथ ऑफ दीज फोर्सेस इज कोइंसाइडिंग विद द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज टू चार्जेस। दूसरी बात, ये म्यूचुअल फोर्सेस, जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि जो फोर्स चार्ज पहला दूसरे पे एक्ट करवाएगा वही चार्ज दूसरा पहले पे एक्ट जो है एग्जर्ट करेगा। म्यूचुअल फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह एक्ट करती हैं। जिस तरह आपने एक्शन रिएक्शन में पढ़ा है कि मैं इस टेबल के ऊपर हाथ लगाता हूँ तो टेबल वापस मुझे जो है रिएक्शन देगी, इक्वल बट ऑपोजिट मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई करेगी, और ये दोनों फोर्सेज आपस में कभी कैंसिल नहीं होती, क्योंकि अगर एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाए तो यूनिवर्स की कोई ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे। तो सिमिलरली केस यहाँ पर है, दो चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन अगर फ्री छोड़ देंगे इकट्ठे आ जाएंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट मोशन, क्योंकि इनका जो एक्शन रिएक्शन पेयर जैसा बिहेवियर है उसकी वजह से ये कभी भी दे नेवर कैंसल ईच अदर आउट। ठीक हो गया। अब हमने ये कुछ इक्वेशंस पढ़ ली, अब इन इक्वेशन की हम रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में। हमने ऊपर पढ़ा कि जो कूलम्स फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो अगर हम आर स्क्वायर और एफ के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो किस किस्म का ग्राफ बनेगा, वो बनेगा डिकेइंग कर्व, जैसा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला होता है, और वो ग्राफ है यहाँ पर। अगर आपने एक्स एक्सिस के ऊपर आर स्क्वायर ले लिया और वाई एक्सिस के ऊपर आपने ले लिया एफ, और दोनों के दरमियान आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास एक डिकेइंग कर्व मिलेगा, जिस तरह का बॉयल्स लॉ में होता है, जिस तरह का न्यूक्लियर फिजिक्स में डिके कांस्टेंट वाले में होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स वाई एक्सिस पर कम होती जा रही है। द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस द लेसर द फोर्स। अब सवाल यह है कि अगर हम आर स्क्वायर की बजाय एक्स एक्सिस पर आर लिखते हैं तो फिर किस किस्म का कर्व आएगा? फिर भी तो ऐसा ही आना चाहिए कि रेडियस बढ़ रहा है और आर फोर्स जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन इसमें और उस कर्व में फ़र्क ये है कि ये जो कर्व है ये थोड़ा सा लेस स्टीप है। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर आर ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर तो ये जो कर्व होगा ये फर्दर स्टीप हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर आप आर रेडियो डिस्टेंस 1 से 2 हो जाता है, पहला डिस्टेंस 1 था डिस्टेंस 2 हो गया तो फोर्स भी हाफ हो जाएगी। डिस्टेंस यहाँ से इधर चला गया तो फोर्स भी हाफ हो जाएगी। ठीक है ना, अगर ये आर स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से होती है। अगर आर की वैल्यू 1 से 2 होती है तो अब एफ इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर्ड। तो इसका मतलब है कि फोर्स की वैल्यू जो है, अगर ये आर 1 से 2 होता है तो फोर्स की वैल्यू जो है एफ से f/4 हो जाएगी। यहाँ पर हमने आर स्क्वायर की वैल्यू देखी थी, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 से 2 होती है तो फोर्स की वैल्यू f से f/2 हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस पर जितना j आगे जाएगा एग्जैक्टली उतनी ही j वाली वैल्यू नीचे आएगी। जबकि इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर ये 1 से 2 होता है तो फोर्स f से f/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो अगर ये थोड़ा सा यहाँ पर मूव करता है, y एक्सिस पर फोर्स ज़्यादा मूव करेगी, उससे 4 टाइम ज़्यादा मूव करेगी। दिस इज़ वाई ये वाला जो कर्व है ये ज़्यादा स्टीप है एज कम्पेयर टू द अपर कर्व। अब f अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के
तो क्या हम कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ठीक है ना, ये इस पूरी क्वांटिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हम x एक्सिस के ऊपर 1/r² लगा दें तो फिर क्या होगा कि जैसे जैसे ये वाली क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ती जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स बढ़ेगी। अब यहाँ पर भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि अगर हम x एक्सिस पर 1/r² की बजाय 1/r ले लेते हैं तब क्या होगा, तब ये कर्व स्ट्रेट लाइन की बजाय इस तरह से इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व बन जाएगा। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही रीज़न है कि सपोज 1/r² अगर 1 से 2 हो जाता है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, तो फोर्स भी F से 2F हो जाएगी। इसका मतलब है जितना ये x एक्सिस पर मूव करेगा y एक्सिस पर भी कर्व उतना ही मूव करेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बिल्कुल जितना यहाँ पर फासला आगे होता है उतना ही फासला यहाँ पर आगे y एक्सिस पर कवर होता है। लेकिन इस केस में अब अगर 1/r 1 से 2 होता है तो अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर 1/r 1 से 2 होता है तो फोर्स क्या होगी, फोर्स 1 से F से 4F हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो इसके इस वैल्यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज वाई अगर ये थोड़ा सा आगे मूव करता है ये उससे 4 टाइम्स ज़्यादा आगे मूव करेगा। दिस इज वाई ये कर्व जो है, ये कर्व ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा स्लोपिंग सा कर्व है, राइट। ये हमने थोड़ी सी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ ली। आगे आ जाते हैं, अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। हर लॉ की कोई ना कोई लिमिटेशन है। न्यूटन साहब ने अपनी फिजिक्स झाड़ी, उनकी भी कोई लिमिटेशन निकल आई। आइंस्टाइन की भी फिजिक्स अब आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्प्रूव होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टडी करते हैं लेकिन दे आर नॉट एब्सोल्यूट, कोई ना कोई उसूल में कोई ना कोई गलती होती है, उसकी लिमिटेशंस होती है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में वो अप्लाई होता है। इसी किस्म का केस है कूलम्स लॉ के साथ। हमने डेफिनेशन में कहा कि चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन को कूलम्स लॉ डिस्कस करता है। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के दरमियान की इंटरेक्शन को डिस्कस करता है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज होता है जीरो डायमेंशनल चार्ज। अब आप कहेंगे सर जीरो डायमेंशनल चार्ज क्या चीज़ होती है? तो 1 डायमेंशन होता है, तो 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है। ये जीरो डायमेंशनल क्या होता है? जीरो डायमेंशनल ये होता है, ये एक लाइन है, ये 1 डायमेंशनल है, ये एक प्लेन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कहीं, ये 2 डायमेंशनल है। इसमें अगर मैं इस तरह से लाइन बना दूं, अब ये 3 डायमेंशनल है, ऑब्जेक्ट इस प्लेन से बाहर निकलकर इधर उधर कहीं ना कहीं पे होगा, 3 डायमेंशनल है। इससे भी नीचे ये क्या हो गया? 2D एंड 3D हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पर हमने 1D देखा, 1 डायमेंशन। ये जो अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट बना दूं, ये जो पॉइंट है ये 0 डायमेंशनल है, इसकी ना लेंथ है ना इसकी विड्थ है ना इसकी हाइट है। इसकी लेंथ हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें उसकी लेंथ हो सकती है, उसकी विड्थ नहीं हो सकती। अगर हम प्लेन बनाते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन, उसकी लेंथ भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है। 3 डायमेंशनल अगर हम स्पेस देखते हैं तो लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। ये जो है इसकी ना लेंथ है ना विड्थ है ना हाइट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये 0 डायमेंशनल चार्ज है। तो ऐसा चार्ज जो 0 डायमेंशनल हो उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक हो गया। अब सवाल यह है कि रियल लाइफ में तो पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या रियल लाइफ में किसी भी सिनारियो में हम कॉलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। यहां पर हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन। रियल लाइफ में कोई भी ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता जो 0 डायमेंशनल हो, बिल्कुल 0 डायमेंशन कोई ना कोई, क्योंकि हमने कहा चार्ज किसी ना किसी मास वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर होगा। अगर मास है तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा, तो वो 0 डायमेंशनल कभी नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई साइज तो होगा, कुछ ना कुछ स्पेस तो वो ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ पर हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन। हम कहते हैं कि अगर दो चार्जेस आपस में उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना है कि उनका जो साइज है वो डिस्टेंस के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। ये एक चार्ज है, यहाँ पर एक और चार्ज है, दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस इतना है, चार्जेस भी तकरीबन को डिस्टेंस के ही बराबर हैं, थोड़े से कम है चार्जेस डिस्टेंस से, तो अब इनके चार्जेस के साइज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हम ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर जो ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज का साइज कंपेरेबल है, तो हम इन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कभी नहीं कह सकते। ठीक है ना, ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। पॉइंट चार्जेस तब होंगे कि एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा चार्ज यहाँ पर है, उसके बाद एक छोटा सा चार्ज यहाँ पर है,
अब इसका जो साइज है देखिए वो बिल्कुल बहुत ही छोटा सा है, इसका भी साइज बहुत छोटा सा है, इसका भी साइज बहुत छोटा सा है। इनके दरमियान जो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द टू चार्जेस। अब हम साइज को नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि चलो ठीक है, इन चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस के तौर पे ट्रीट करेंगे और इन चार्जेस के ऊपर हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो पॉइंट चार्ज की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो कोई इतनी अच्छी स्पेसिफिक नहीं है। रियल लाइफ में भी हम पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लिया करते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ फार द ऑब्जर्वर इज, ठीक है ना, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन हाउ फार द टू चार्जेस आर। ठीक है, दो चार्जेस आपस में जितने जितने दूर होंगे, अगर इतने दूर हैं कि उनका रेडियस, उनका जो अपना साइज है वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल हो जाता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, हम उनको पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं। दूसरी जो लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की वो है स्टेशनरी चार्जेस। कूलम्स लॉ चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, हमने शुरू में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, हम मोशन वाले चार्जेस को नहीं डिस्कस कर रहे, वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो स्टेशनरी चार्जेस की जब हम बात करते हैं, हम स्टेशनरी चार्जेस की जब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ तब ही अप्लाई होगा, उसके अलावा अप्लाई नहीं होगा। द चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी। इसमें भी एक कैच पॉइंट है, अगर दोनों चार्जेस स्टेशनरी हैं कूलम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, अगर दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, फिर हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं लेके आ सकते, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी मूविंग चार्जेस हैं। अगर एक चार्ज स्टेशनरी है लेकिन दूसरा चार्ज मूव कर रहा है, अब एक स्टेशनरी हो गया है, अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, ठीक है ना। तो अब इस केस में हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर वो चार्ज पहले वाले चार्ज के रिलेटिव मूव कर रहा है, सपोज पहला चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज इसकी तरफ मूव कर रहा है या इससे अवे मूव कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, चार्ज आगे आता जाएगा या चार्ज दूर जाता जाएगा, फिर डिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। फिर हमें इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन करनी पड़ती है कि किसी एक इंस्टेंट पर हम कहते हैं कि इस इंस्टेंट पर जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर था तब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या थी, फिर हम उस एक के ऊपर कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। कुछ टाइम गुजरेगा, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और करीब आ गया, हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अब जो है, अब बताओ अब फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है वेरिएबिलिटी है डिस्टेंस में आ जाती है इफ़ वन ऑफ द टू चार्जेस इज स्टेशनरी एंड द अदर इज मूविंग। अगर दोनों मूव कर रहे हैं फिर तो कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, जैसे भी मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी कूलम्स लॉ की जो हमने देखी हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ लें इसको, ज़रा इसको पढ़ लें और उसके बाद इसको नोट करें, इसको सॉल्व करें। वीडियो को आप पॉज करें, आपको अगर इसका जवाब मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर हम आगे सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 8 कॉलम एंड 4 कॉलम इज 10 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, एक है 8 कॉलम का, एक है 4 कॉलम्स का, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 न्यूटन्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान, दोनों चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ये 10 न्यूटन रिपल्सिव फोर्स है, राइट। अब अगर ये रिपल्सिव फोर्स है तो अब उसने हमें कहा कि हमने दोनों चार्जेस में -4 कॉलम का चार्ज ऐड कर दिया, हमने -4 कॉलम लिए, इसमें ऐड कर दिए, फिर हमने -4 कॉलम लिए, हमने इसमें ऐड कर दिए। अब बताएं इसके बाद उनके दरमियान फोर्सेस क्या होंगी। तो इस पर हमें जो असूल अप्लाई होगा वो हम देखेंगे कि चार्जेस आपस में इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं। ये पॉजिटिव 8 कॉलम का चार्ज है, इसमें -4 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव 8 -4 जवाब क्या आएगा, +4। आफ्टर एडिशन ऑफ -4 कॉलम ये चार्ज +8 की बजाय +4 कॉलम का हो जाएगा। -4 ने इसके +4 को न्यूट्रलाइज कर दिया, बाकी इसके ऊपर +4 ही बचा है। सेम केस यहाँ पर होगा, -4 इसके +4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, अब 4 -4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो चार्ज है, ये बॉडी थी या स्फीयर था या जो भी था, अब इसके ऊपर 0 कॉलम चार्ज है, ये न्यूट्रल हो गया। अब इन दोनों के दरमियान फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फोर्स का तो फार्मूला है F = K Q1Q2/r²। अब इसमें Q1 एक तो चलो हम ये लगा लेंगे, Q2 की जगह आपको 0 पुट करना पड़ेगा, फोर्स 0 आ जाएगी। कॉमन सेंस भी है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, आपस में अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर सकते। तो अब आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस -4 कॉलम चार्ज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी 0। ठीक हो गया।
तो इस तरह का आपको सिनेरियो आ सकता है कि आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस हों, आपके पास कहा जाए कि उसमें मज़ीद एडिशन की गई है चार्जेस की, और अब आप बताएं कि अब क्या फोर्स होगी। लाजमी नहीं है ज़ीरो, कभी कभार वो कुछ और भी आ सकता है, तो फिर उस केस में आपको फाइंड करनी पड़ेगी। आगे आते हैं, इस किस्म का क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल चार्ज्ड मेटल बॉल्स, दो मेटल बॉल्स हैं, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, इसके ऊपर +2q का चार्ज है। ये q कोई भी वेरिएबल है, हमें नहीं पता क्या है, और इसके ऊपर चार्ज है -q का। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को आपस में एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। कंडक्टिंग वायर है मतलब चार्ज इधर उधर फ्लो स्लो आ जा सकता है। कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, उसके बाद हमने कंडक्टिंग वायर हटा दी। अब बताएं इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या होगी। पहले जो भी फोर्स थी, पहले इनके दरमियान जो भी फोर्स थी वो और है। अब बताएं आप फोर्स कितनी थी। सपोज ये कंडक्टिंग वायर जोड़ने से पहले इनके दरमियान जो फोर्स थी वो थी F, जब इसके ऊपर +2q था और इसके ऊपर था -q। अभी हम सपोज करते हैं इनके दरमियान फोर्स है F। हमने अभी ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के केस में पढ़ा है कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, राइट। तो यहां पर हम कहेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2Q एंड Q, क्योंकि Q1 2Q है, Q2 Q है, इसको यहीं पर रहने दें। फिर हमने कंडक्टिंग वायर से इनको जोड़ दिया, चार्ज आपस में इधर उधर फ्लो कर गया। उसके बाद क्या हुआ, चार्ज हो जाएंगे एवरेज। तो हमने क्या करना है, एवरेज निकालना है। अब चार्जेस का फ्लो जब करता है चार्ज एवरेज आउट हो जाता है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका जो गलत होता है, एक तरीका जो ठीक होता है। आपने गलत तरीके से बचना है, ठीक तरीके को यूज़ करना है। आपने यूँ नहीं करना कि ये 2 कॉलम है, ये इसमें 1 कॉलम है, दोनों को ऐड करें और उनके तादाद पे डिवाइड कर दें, 2 + 1 / 2, 3/2 और 1.5। ऐसा नहीं होगा, ये 1.5 गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप ये कॉन्टैक्ट ब्रेक करें तो दोनों इसके ऊपर भी 1.5 आ जाए, इसके ऊपर भी 1.5 आ जाए, ये गलत हो जाएगा। हमने चार्ज एवरेजिंग में साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने साइन का ध्यान कोई नहीं रखा, क्योंकि जिसमें हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। साइन का ध्यान हम यहाँ पर तब रखेंगे जब हम बात करेंगे कि क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, तब साइन यहाँ पर भी यूज़ होता है। लेकिन एवरेजिंग में जब आप करेंगे, चार्ज एवरेजिंग कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं आप, तब आपने साइन का ध्यान रखना है। तो आपने 2 - 1/2 करना है, 1/2 आएगा, 0.5 आएगा। यानी कि आप जैसे ही ये तार यहाँ से हटाएंगे तो अब क्या होगा, इसके ऊपर भी 1.5 कूलम का चार्ज होगा, इसके ऊपर भी 0.5 कूलम का चार्ज होगा। कौन सा, पॉजिटिव वाला। अभी भी दोनों के ऊपर, पहले दोनों के ऊपर एक पर पॉजिटिव था, एक के ऊपर नेगेटिव था, अब दोनों के ऊपर पॉजिटिव आ गया। ये कैसे हुआ है, इसके ऊपर +2 का था, उसके ऊपर -1 का था। एक Q इसका और एक Q उसका न्यूट्रलाइज हो गए, बाकी एक Q इसके ऊपर बचा, वो एक Q आधा आधा हो गया, उसके ऊपर 0.5 आ गया, उसके ऊपर भी 0.5 आ गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं इंट्यूशन से, लेकिन वो तरीका सिंपल है, उसमें तो हमेशा आपका जवाब ठीक ही आएगा, आपके पास आंसर विद साइन आएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर +0.5Q है, यहाँ पर भी +0.5Q है। अब इनके दरमियान जो फोर्स है उसकी जो रेशो है उसको मैं F' से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 0.5Q 0.5Q, और ये कितनी है, रेशो ही है ये F'। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0.25 आता है। और अब अगर हम रेशो ले लें दोनों की, तो F' डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू 0.25Q डिवाइडेड बाय 2Q। ठीक है ना, Q², सॉरी यहाँ पर भी Q² जाएगा दोनों केसेस में। ठीक हो गया, Q² से आप Q² काट लें तो F' और F का जो रेशो है वो क्या होगा, ये 0.25 को हम 1/4 लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 2 वैसा का वैसा, तो ये 1/8 आ जाएगा। यानी कि F' इज इक्वल टू 1/8 ऑफ F।
पहले फोर्स F थी, अब उसका 1/8 हो गई है, 8 गुना कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है वो यहाँ पर आपको इस F की वैल्यू भी दे दे कि पहले फोर्स 10 न्यूटन थी, अब निकालें। तो आप यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इस F की जगह 10 न्यूटन पुट कर देंगे और 10 डिवाइडेड बाई 8 करके आप फाइनल फोर्स का जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं। आगे आ जाए। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। हमने पढ़ा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है 8.85 10⁻⁻12। उसका क्या मतलब है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज बेसिकली नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड्स टू पास थ्रू इट। ठीक है, एक स्पेस है फॉर एग्जांपल, अगर स्पेस में दो चार्जेस हमने रखे हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स F है, वही दो चार्जेस हमने वाटर में रख दिए तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि वाटर की जो परमिटिविटी है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। तो हर एक मीडियम की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। हमने जो K की वैल्यू पढ़ी थी कॉलम्स कांस्टेंट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें हमने अज्यूम किया था कि मीडियम एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस है। इसकी जगह कोई और मीडियम आ जाए, सपोज वाटर आ जाए, तो सपोज उसका परमिटिविटी होगी EW। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी? 8.85 10⁻⁻12। वाटर की इसी तरह की कोई लंबी चौड़ी वैल्यू होगी। तो अब कितने ज़्यादा मीडियम्स हैं, तो हर मीडियम को यहाँ पर डाल डाल के वैल्यू पुट कर करके ये काफ़ी टायर्डनेस का काम था। तो साइंसदानों ने क्या किया? साइंसदानों ने एक तरीका निकाला, एक और चीज़ निकाल ली, ये चीज़ निकाल ली रिलेटिव परमिटिविटी, ताकि ये जो टायरिंग काम है ये हम इससे बच जाएं। इतना हम आलसी हैं, साइंसदान सारे आलसी हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बचाने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी निकाल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिस भी मीडियम का आपने निकालना है, फॉर एग्जांपल कोई भी मीडियम M है जिसकी परमिटिविटी है, आपको उसको निकाल लें, उसको डिवाइड कर दें E0 से, यानी कि एप्सिलॉन नॉट से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। तो जो रेशो आएगी आपके पास, उस रेशो का एक टेबल सा बना लें, उस रेशो को याद कर लें इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ऑल दोज लॉन्ग वैल्यूज़। ये 10 की पावर वाली वैल्यूज़, इनको यूज़ करना बार बार इक्वेशंस में काफ़ी मुश्किल काम है। जिस दौर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइस है, उस दौर में ये आपकी तरह के कैलकुलेटर्स वगैरह नहीं होते थे, हर चीज़ दीवारों पर लिखी जाती थी, हाथ से सॉल्व की जाती थी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पुट करना टायरिंग होता था। तो साइंटिस्ट ऑलवेज यूज टू सर्च फॉर अ शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट का नतीजा है रिलेटिव परमिटिविटी जो हम पढ़ रहे हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी में हम इन दोनों चीज़ों का रेशो ले लेते हैं, फिर उस रेशो को यूज़ करते हैं इस इक्वेशन में। इसका मतलब है किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बराबर है उस मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय स्पेस की परमिटिविटी। तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास आ जाएगा उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रीअरेंज करें तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 होती है हमेशा। स्पेस के अलावा बाकी मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जब आप उसका रेशो लेंगे आपके पास जवाब ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम इस इक्वेशन में कोई और मीडियम हमने यूज़ करना हो तो हम इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं, हम उसके साथ आगे एप्सिलॉन आर लगा देते हैं। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, ये उसी मीडियम की परमिटिविटी हमने एक किस्म की डाल दी। तो उस इक्वेशन को ज़्यादा नहीं छेड़ते, सिंपली यहाँ पर एप्सिलॉन आर डाल देते हैं। ये एप्सिलॉन आर बहुत छोटी वैल्यू होती है, ऐसे 10 20 81 वाटर की होती है, 4 हो गया। तो ये वैल्यूज़ अब यहाँ पे इस इक्वेशन में एडजस्ट करना इजी है। इंस्टेड कि आप पूरी वैल्यू को हटा के वो बड़ी 10 की पावर वाली वैल्यू डालें, वो थोड़ा सा टायरिंग काम था। तो इन दिस वे रिलेटिव परमिटिविटी हेल्प्स अस इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अब ये चीज़ है एयर की रिलेटिव परमिटिविटी, आप याद कर लें 1.0006। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो 1.0000 है, क्योंकि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को अपने आप की परमिटिविटी पर डिवाइड करेंगे, जवाब 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर स्पेस की कोई पूछे तो वो 1 है, परमिटिविटी फ्री स्पेस की ये है। एयर की परमिटिविटी तकरीबन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसलिए उसका जब हम रेशो लेते हैं एयर की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय स्पेस की परमिटिविटी, तो जवाब 1.00006 आता है, 0006 आता है, 3 मरतबा 0 है। तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। वाटर के लिए ये 81 है, यानी कि वाटर की परमिटिविटी 81 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस। मेटल्स के लिए ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है, रिलेटिव परमिटिविटी इज़ इनफाइनाइट फॉर मेटल्स। तो इसका मतलब है अगर आपको कोई कहे
कि फोर्स मालूम करो, F इज इक्वल टू आप क्या करेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R यहाँ पर पुट करेंगे। आपको कहता है कि मीडियम मेटल है और दो चार्जेस के बीच में फोर्स मालूम करें। आप जब यहाँ पर पुट करेंगे इन्फिनिटी की वैल्यू, आपके पास ये F की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक मेटल के बीच में, मेटल उनका मीडियम है, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो 0 होती है। ये बात याद रखें, MCQ में पूछी जाती है। अच्छा जी, अब हम अज्यूम करते हैं कि एक स्पेस है जिसके अंदर अगर फोर्स अज्यूम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन J बनेगा। अगर किसी मीडियम में वही फोर्स हम देखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन J बनेगा। अगर हम इन दोनों फोर्सेस का रेशो ले लें, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, तो जो जवाब आएगा वो रिलेटिव परमिटिविटी आएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज कट जाएंगी, सिमिलर है, सिर्फ J वाला फैक्टर बचेगा, वो आएगा न्यूमरेटर में और हमारे पास ER आ जाएगा। इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया, इट इज़ द रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशो बिटवीन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन द टू सेम चार्जेस इन एन अदर मीडियम, जिसकी हम रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी इसका जो वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम आएगी, ग्रेटर देन 1 ही होगा। इसका मतलब है कि मीडियम के केस में जो फोर्स है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वैक्यूम के केस में। दो चार्जेस वैक्यूम में रखें, फोर्स ज़्यादा होगी, उनको मीडियम किसी और अदर देन वैक्यूम में रखें, अदर देन एयर में रखें, फोर्स थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमने परमिटिविटी का जो है कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, अब हम आते हैं पॉलीगोनल प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ अ लिटिल बिट एडिशनल टू योर सिलेबस। ये एज सच ना PTB में ना FTP में, बट ये प्रॉब्लम्स हार्ड क्वेश्चंस के लिए जो है यहीं से इसी किस्म के टॉपिक से उठाए जाते हैं। अगर हार्ड क्वेश्चन डायग्राम वाला आएगा तो इसी किस्म से आएगा। तो पॉलीगोनल प्रॉब्लम्स होते क्या हैं बेसिकली? इससे पहले हमने जब भी कॉलम्स लॉ को डिस्कस किया, हमने हमेशा वन डायमेंशन में दोनों चार्जेस को देखा है। दो ही चार्जेस होते हैं, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, दोनों के दरमियान एक लाइन है। तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हमने अब तक सॉल्व किए हैं जिसमें दोनों चार्जेस एक ही डायमेंशन में हैं। सिंपली आपने फोर्स निकालनी है, चार्ज दिया हुआ है, या चार्ज निकालना है, फोर्स और डिस्टेंस दिया हुआ है, इस किस्म के प्रॉब्लम्स। अब ये जो पॉलीगोनल प्रॉब्लम्स हैं ये टू डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, यानी इसमें चार्जेस एक लाइन में नहीं होते, चार्जेस एक प्लेन में होते हैं। ठीक है ना, इसमें एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। अब ये एक प्लेन है, 2D हो गया। यहाँ पर भी एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। तो एक पॉलीगॉन है, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन ही है और स्क्वायर भी पॉलीगॉन ही है। तो ये अब पॉलीगॉन, इस किस्म का आपको पेंटागन भी दिया जा सकता है। अब पॉलीगोनल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है? फॉर एग्जांपल इस केस में कोई भी हमें, फॉर एग्जांपल ये Q2, अगर हम इसको अज्यूम कर लें कि ये वाला चार्ज Q2 है, हमसे पूछा गया कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q2, तीनों में से कोई एक। वैसे असूलन ये तीनों चार्जेस हमने इस क्वेश्चन के लिए अज्यूम किए हुए कि सिमिलर है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 एंड दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय द सिमिलर सेम वेरिएबल Q। तो हमने उसको भी Q का, इसको भी Q का, इसको भी Q का, सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और मैग्नीट्यूड भी सारों का सेम है। और ये जो ट्रायंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड अगर हम ले लें, साइड है A, तो ये भी A साइड होगी, ये भी A साइड होगी, लेंथ बराबर है। ये एंगल्स भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों बराबर होते हैं, तीनों एंगल्स 60 डिग्रीज के होंगे। ये भी एक स्क्वायर है, इसके भी तीनों साइड, सपोज इसकी साइड B है, वो बराबर होंगी और इसके भी सारे एंगल जो है वो क्या होंगे, 90 डिग्रीज के होंगे। पहले हम ट्रायंगल को देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी है। अब ये चार्ज एट द सेम टाइम इस चार्ज की फोर्स का भी ऑब्जेक्ट है, ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर एक चार्ज एट द सेम टाइम दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो उस चार्ज के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, दैट विल बी द सम ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फोर्सेज ड्यू टू ईच ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। अगर हम इस चार्ज की बात करें, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जैसा कि हमने इसको यहाँ पर शो किया है, नीचे वाली डायरेक्शन रिपेल कर रहा है। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये हमने F1 से उसको रिप्रेजेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है ना, हमने पहले पढ़ा है कि फोर्स जो एक्ट करती है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स निकालेंगे तो वो इसी लाइन के अलोंग होगी, इन दोनों चार्जेस के अलोंग फोर्स लगाएंगे वो इसी लाइन के अलोंग होगी। तो हमने दो फोर्सेज निकालनी, F1 इस वाले चार्ज की वजह से है, F2 इस वाले चार्ज की वजह से। अब ये दो फोर्सेज हैं, इन दोनों फोर्सेज के दरमियान का एंगल भी वही 60 डिग्रीज होगा।
ठीक है ना। ये वाला एंगल 60 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज होगा, बिल्कुल ज्योमेट्री है। इस तरह से अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो तो जो एंगल इधर होता है वही एंगल इधर होता है, ठीक है ना। आपने बेसिक ज्योमेट्री आपको आती है। तो ये अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है F1, एक वेक्टर है F2, जिनके दरमियान एंगल है 60 डिग्रीज का, और इन दोनों का हमने सम मालूम करना है। इन दोनों का सम जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ये रेड वेक्टर है, एंड दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय Fn, नेट फोर्स, ठीक है ना। ये वाला चार्ज उसको इधर धकेल रहा है, वो वाला चार्ज उसको इधर धकेल रहा है, तो नेट वो इधर उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। तो वो नेट वाला वेक्टर यहाँ पर है। इस वेक्टर का यहाँ से भी 30 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ से भी 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 30 डिग्री वाले को। अभी तक हमारे पास ये 60 डिग्रीज का एंगल है जो उन दो वेक्टर्स के दरमियान में है। अब इन दोनों को हमने ऐड किस तरह से करना है, हेड टू टेल रूल से तो ऐड करते हैं, उसमें हमें ग्राफ चाहिए होता है कि हम एक वेक्टर की पर्टिकुलर लेंथ बनाते हैं, दूसरे वेक्टर की भी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड के मुताबिक बनाते हैं, हेड टू टेल रूल करते हैं, जवाब आ जाता है। अब वेक्टर्स को ऐड करने का एक और फार्मूला भी होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है F1 एक है F2, तो उनका जो सम होगा Fn दैट विल बी इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वेयर एज थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। तो हमने क्या करना है, उन दोनों वेक्टर्स का सम निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब हमें पता है कि सारे के सारे सिमिलर चार्जेस हैं, तो इसका मतलब है कि F1 विल बी इक्वल टू F2 एंड दैट विल बी इक्वल टू F, यानी ये फोर्सेस जो हैं, ये वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमने क्या किया, हमने F1 की जगह F1 का स्क्वायर की जगह F का स्क्वायर लिख दिया, हमने F2 के स्क्वायर की जगह F का स्क्वायर लिख दिया, F1 F2 में भी हमने F लिख दिया। थीटा हमारे पास क्या था, 60 डिग्रीज था, और हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, 1/2, और आगे हमने वैसे की वैसी जो है इक्वेशन लगा दी, ठीक हो गया। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 2f स्क्वायर, ये 2f विल बी इक्वल टू 2f स्क्वायर, कॉस 60 की जगह 1/2 आ गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, 2f स्क्वायर प्लस ये बाकी f स्क्वायर बच गया, ऐड कर दें 3f स्क्वायर आ गया, f स्क्वायर के स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, वो बाहर आ गया, जवाब आ गया f इंटू 3 का रूट। अब ये f हमें पता होनी चाहिए, तो तब हमें पता चलेगा कि नेट फोर्स क्या है, ठीक है। अभी हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन स्टिल हम एक छोटे से फार्मूले तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है इस चार्ज के ऊपर, इस Q2 वाले चार्ज के ऊपर, दैट इज f इंटू √3, f√3, ठीक हो गया। वेयर एज f इज द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लें। ये तो हो गया ट्राइंगल। अब हमें अगर मिल जाए स्क्वायर, तो उस केस में क्या करेंगे, सपोज हमारे पास वो कहते हैं कि इस वेक्टर के ऊपर नेट फोर्स मालूम करें। अब इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स मालूम करें, इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, वो नीचे की तरफ होगी, इसके ऊपर ये वाला जो है वो भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, वो किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी। इसी चार्ज के ऊपर ये वाला जो वेक्टर जो चार्ज है वो भी फोर्स लगा रहा है, वो होगी इस तरफ, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब हम अगेन वही काम करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। अभी भी हमें ये नहीं पता कि नेट फोर्स कितनी है, स्टिल हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो हमने अगेन वही काम करना है, एक वेक्टर F1 वाला ड्रॉ कर दिया इसका, एक वेक्टर F2 वाला ड्रॉ कर दिया इसका, ठीक है, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया इसका F3 वाला, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, हम पहले F1 और F2 का सम निकालेंगे, जो जवाब आएगा वो होगा Fn, ठीक है ना। इन दोनों वेक्टर्स का सम इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हमने यहाँ पर ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और F3 वैसे का वैसे अभी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, फिर हम इस Fn और इस F3 का जो है सम निकालेंगे, ठीक है, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। अब वो किस तरह से होगा, पहले हम करते हैं ये वाला काम, ठीक है। ये वाला काम हमने पहले कर लिया, हमने सिंपली F1 का स्क्वायर लिया, F2 का स्क्वायर लिया, प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वैसा का वैसा हमने फिर थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दिया। अब 90 डिग्री के आगे हमने क्या किया, हमने ये काम कर दिया, 90 डिग्री का cos 0 होता है, ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2f स्क्वायर आ जाएगा, और f के स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, f इंटू 2, यानी कि इस चार्ज के ऊपर
इस चार्ज और इस चार्ज की जो फोर्स लग रही है उसका जो नेट सम है ये Fn वो है f√2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इससे आगे ये होता है कि सपोज वो कहता है ये तीसरा चार्ज भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी तो फोर्स लगा रहा है, इसकी फोर्स को भी ऐड करें आप, तो अब हमें वो भी ऐड करनी पड़ेगी। अब वो हम किस तरह से ऐड करेंगे? वो भी हम ऐड करेंगे इस तरह से कि अब नेट फोर्स Fn डैश इज इक्वल टू f²√2, यानी कि ये वाला वेक्टर, हमने ये वाली की बात कर रहे हैं, इसमें मजीद एक और फोर्स होगी ये F3 उसकी वजह से, वो हम यहाँ पर डालेंगे, दैट विल बी F3। अब इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या करना है? सम लेना है, तब आ जाएगा। अब वो सम किस तरह से लेंगे? वो हम इस तरह से लेंगे कि पहले हम ये F3 मालूम कर लेंगे, ठीक है। ये F1, F क्या होगा? F की वैल्यू पहले यहाँ पर साइड पर यहाँ पर कहीं पर लिख लें। F विल बी इक्वल टू k² यानी Q कोई भी दो फोर्स चार्जेस ले रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस b है, हमने यहाँ पर साइड b ली हुई है तो b का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान की फोर्स का हमने F की वैल्यू निकाली, वो ये होगी Q को हम KQ² लिख सकते हैं लाइक दिस डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस F की। इसी तरह से अब इस F3 की भी तो वैल्यू होनी चाहिए ना, इस चार्ज और उस चार्ज के दरमियान की फोर्स की। वो किस तरह से होगी? वो ये होगी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दैट विल बी F3 इज इक्वल टू K, अगेन Q² होगा, Q और Q दोनों Q² हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर R² है, यानी कि इन दोनों का आपस में डिस्टेंस लेना है। अब इन दोनों का आपस में डिस्टेंस जो है, सपोज वो है x के बराबर, अब वो इस साइड के b के बराबर नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ये वाली साइड भी b है, ये वाली साइड भी b है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो x का जो x बराबर होगा b² प्लस b² इसका स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, x विल बी इक्वल टू 2b² का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू b इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस x इज इक्वल टू b इंटू 2 का रूट। अब हमने ये x निकाल लिया, अब हम इस x को यहाँ पर पुट कर देंगे, b इंटू 2 का रूट इसका स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? F3 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी KQ² डिवाइडेड बाय 2b², ये आ गई है F3 की वैल्यू। इससे पहले F की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? F की वैल्यू हमने सिंपली निकाली थी KQ² ओवर b²। अब इन दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ पर आपने दिमाग लड़ाना है, अब यहाँ पर भी तो वेक्टर्स हैं, यहाँ पर दोबारा से लॉ ऑफ कोसाइन नहीं लगा देना। अब ये दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन में हैं, जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन में होते हैं उनको सिंपली हम ऐड कर सकते हैं अरिथमेटिक सम से। तो अरिथमेटिक सम से इसको सॉल्व करें, हम यहाँ पर F की जगह पुट करेंगे KQ² डिवाइडेड बाय b², ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आगे √2 वैसा का वैसा होगा, प्लस F3 की जगह हम ये पुट करेंगे KQ² डिवाइडेड बाय 2b², ठीक है, ये वाली वैल्यू। इसमें ज़रा सम जो चीज़ कॉमन आती है उसको कॉमन ले लें। क्या कॉमन आता है? KQ² डिवाइडेड बाय b², ये कॉमन आता है। बाकी क्या बचता है अंदर? इस वाली टर्मिनोलॉजी में से हमने ये KQ² ओवर b² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2 का स्क्वायर रूट। उस वाले टर्म में से हमने क्या कर लिया? हमने KQ ओवर b² कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? 1/2। तो आगे क्या हो जाएगा? प्लस 1/2, ठीक है। अब इस केस में, स्क्वायर के केस में जो वैल्यू है वो है ये, ठीक है, KQ² डिवाइडेड बाय b²। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीगोनल प्रॉब्लम्स। अगर ये टॉपिक नहीं भी आया समझ में तो इट्स ओके, इसके बगैर आपका 99% 100% बेसिकली एमडीकैट क्लियर हो जाता है। फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ईगर टू अंडरस्टैंड मोर, फॉर मोर नॉलेज, उनके लिए ये टॉपिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, इसको समझने तो बहुत अच्छी बात है, ना समझे तो इट्स टोटली फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हमने पहला लेक्चर ले लिया, हमने कूलम्स लॉ को बेसिकली आज डिस्कस किया है और रिलेटिव परमिटिविटी को।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।